नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अमेरिका और सुरक्षा परिषद में भारत को जगह दिए जाने की वकालत भी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र को जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने इसी सत्र में सुधार किए जाने की अपील की है। और आपको बता दें कि G4 बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार अब जरूरी है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में संबोधन के दौरान भी उन्होंने ये मांग उठाई थी। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के अपने लक्ष्य के तहत दुनिया के कई देश के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चाहे G4 बैठक हो या फिर यूएन में कोई भी डेवलपमेंट बैठक, उन्होंने दोनों जगह अपनी मांग प्रमुखता से उठाई है। और इसी के साथ यूएन में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। लेकिन इन मुद्दों का होगा क्या और ये मुद्दे आगे जाकर क्या रूप लेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और इसका प्रतिनिधित्व व्यापक करने की जोरदार वकालत की। मोदी ने कहा कि इसकी विश्वसनीयता और औचित्य बनाए रखने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने विकसित देशों से कहा कि विकास और जलवायु परिवर्तन की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को वो पूरा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 साल पहले जब एक भयानक विश्व युद्ध का अंत हुआ था, तब इस संगठन के रूप में नई आशा ने जन्म लिया था। एक बार फिर वो मानवता की नई दिशा तय करने के लिए एकत्रित हुए। इसके अलावा उन्होंने कई बड़ी बातें कही। महात्मा गांधी ने उस दुनिया की परवरिश करने की बात की थी जिसके हम चश्मदीद नहीं होंगे। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी मानवता के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। हमें सिक्योरिटी काउंसिल समेत यूनाइटेड नेशंस में भी सुधार करना चाहिए ताकि ये आधिकारिक विश्वसनीयता और वैधता के साथ काम कर सके। चूँकि हम आजादी हासिल कर चुके हैं, हमने गरीबी खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा और कौशल विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। हम ऐसे देश का सपना देख रहे हैं जो गरीबी मुक्त हो। हम वित्तीय समावेश पर बृहद परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं। विश्व आजाद होना चाहिए और विकास स्थायी होना चाहिए। दुनिया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करती है, हम पर्सनल सेक्टर की तरफ देख रहे हैं। मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ धरती हमारी माँ है, हम इसके बेटे हैं। हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपना दूसरा संबोधन भी हिंदी में ही दिया और अपनी बातें रखने के लिए वेदों की ऋचाओं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जनसंघ के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की उक्तियों का सहारा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो सुरक्षा परिषद में क्या होगा और सबसे बड़े लोकतंत्र को जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कैसे अपनी बात रखी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ साथ और क्या क्या बातें उन्होंने कही और ये बातें क्या कह रही हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रशेखर राय, नेता बीजेपी, दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस, पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं और पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। पुष्प रंजन जी, ये जो विदेश यात्रा है, कई उम्मीदें हैं इससे क्योंकि काफी अहम भी है, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? देखिए, हम थोड़ा केंद्रित हों यूनाइटेड नेशंस पर जो कल का भाषण हुआ था जी, तो लगता है जैसे कि थोड़ा फीका रहा भाषण और उस पर कई तरह के दबाव भी पीएम पे थे उस तरह से, अगर आप उससे गहराई से देखें जी। एक तो उन्होंने कहा, भाषण के रौब में ही कहा कि कोयला पर हम टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। इमिशन की बात की कि जो उत्सर्जन वाली चीजें हैं, उत्सर्जन में भारत को कई ऐसे विकसित देश जो हैं वो थोपते हैं कहीं ना कहीं आके चीजों को कि भाई आप
आप हमारे बदले में पैसे दीजिए। आप प्रदूषण फैला रहे हैं, प्रदूषण दरअसल वो फैला रहे हैं लेकिन पैसे भारत दे। वो कई ऐसे देशों में, तो वो लगता है कि विकसित देशों का भी दबाव, अंदरूनी दबाव जो होता है वो वहाँ पर था उस भाषण में। जब भी भारत का कोई प्रधानमंत्री हिंदी में जब बात करता है तो हम सुनने वाला कंपेयर करता है वाजपेयी जी के हिंदी वाले भाषण से। तो कल का भाषण जो था उसमें फीकापन ज्यादा था। वो अपने एक तरह से लग रहा था जैसे हमारे देश का मतलब प्रधानमंत्री, जैसी उम्मीद की जा रही थी, ये भाषण वैसा नहीं था। वैसा नहीं था, रिपोर्ट कार्ड जैसे आप पेश कर रहे हैं। और देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की वो विस्तार की भी अब बात होती है तो आप समग्र बात करेंगे। आप अफ्रीका को नहीं छोड़ देंगे, अफ्रीका अभी कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है। और कई सारी चीजें हैं जो पैनल के डिस्कशन में हम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन जैसे आप सोशल सिक्योरिटी की जब बात कर रहे थे तो आपने वो जो जनधन योजना है आप उसकी बात भी वहाँ कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म पे। आप गरीबी की भी बात कर रहे थे, लेकिन आपके पास वो आंकड़े जैसे कि देश में अभी भी 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उस आंकड़े को दूर रख रहे थे आप। बान की मून जब यहाँ आए थे दिल्ली में तो उन्होंने कुछ नसीहत दी थी इस सरकार को कि आप कम से कम उस चीज को सुधारें। जैसे कि सर्वधर्म संभाव वाली बातें बान की मून कह गए थे, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, गैर हिंदू जो हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार हो। तो मतलब क्या कुछ ऐसे कहाँ तक हम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जिनके ओर ध्यान जो देने की जरूरत है। और ये 70 साल बान की मून का भी हो रहा है, 70 साल यूनाइटेड नेशंस का भी हो रहा है। बहुत सारे एजेंडे भी हैं, ग्लोबल एजेंडे हैं। भारत उनके साथ कैसे कदम मिला के चलेगा, ये बड़ा इशू था। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें छूट रही थी उस भाषण में। पीयूष जी, कैसे देख रहे हैं इस भाषण को? क्या वाकई लगा कि कुछ छूट रहा है, या फिर जिस हिसाब से ये भाषण होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है? देखिए, भाषण अगर आप देखिए पिछले साल का भी जो भाषण दिया था मोदी जी ने, जो पहला भाषण था उनका, काफी उत्साह था उनके भाषण, लोगों में भी था, उनके भाषण में भी काफी एक ओजस्विता थी, मैं कहूँगा। ठीक है। लेकिन इस बार का भाषण जैसे पुष्परंजन जी भी कह रहे थे, तो कहीं न कहीं लगा था कि एक तो उतने उत्साह से नहीं था। हो सकता है उसका कारण ये भी हो कि जब मोदी जी वहां पहुंचे पहले दिन, तो वहां के अमेरिका के अखबारों में कहीं भी उनकी चर्चा नहीं थी। पोप की चर्चा ज्यादा थी वहां पे, न कि मोदी जी की, जैसे कि पिछले बार ऐसा हुआ था। तो कहीं भी किसी भी अखबार में जो है, कहीं अंदर के पेजों में उनका सिर्फ नाम लिया गया था कि नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में हैं। कहीं कोई फ्रंट पेज में उनका नहीं था। तो हो सकता है इससे भी उनको कहीं न कहीं जो है कि उनका मनोबल गिरा हो। और उस दबाव को कैसे देखेंगे आप, जैसे अभी पीयूष जी ने भी जिक्र और दूसरा जो है कि वो दबाव, देखिए वो तो हमेशा है ही है, दबाव वो रहेगा। लेकिन दरअसल असल में मोदी जी का एक ही एजेंडा मुझे दिखाई दे रहा है, और वो किसी तरह जो है सिक्योरिटी काउंसिल में भारत उसको मेंबर बन जाए उसका। पिछले साल भी उनका यही था कि विस्तार जो उन्होंने कहा, इस बार भी उस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि विस्तार होना चाहिए, ताकि पूरा उनका है कि भारत इतना बड़ा देश है, एशिया की थर्ड जो है अर्थव्यवस्था है जो भारत की है, इकोनॉमी जो है, इस हिसाब से वो लगातार ये कहें। अभी देखिए वो गए थे आयरलैंड में, उसके पहले वो गए थे क्या नाम वहां भी उन्होंने गए थे वहां पे अमीरात में, वहां भी उन्होंने सरकार से कहा। और क्या मोदी जी लगा था उसके पहले वो गए थे वहां पे क्या नाम आपके दूसरे देशों में जब गए थे, वहां भी उन्होंने कहा, सब सरकारों से कह रहे हैं कि साहब आप हमारा समर्थन कीजिए। तो जैसे कि आप एक भीख मांग रहे हैं उस तरह से। जबकि देखिए वास्तविकता ये है कि अभी जो एक मीटिंग हुई थी उसमें जो पांचों जो देश हैं जो वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई भी अगर विस्तार होता है, पहले तो विस्तार में सहमति नहीं थी उनकी, दूसरा अगर विस्तार होता है तो किसी भी मेंबर को जो है वीटो राइट नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्यों चाहते हैं वहां पे आना? सिर्फ आप ये दिखाना चाहते हैं कि उससे आपकी जो है कि जो कि भारत जो है एक जो है बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा। आप पहले शक्ति बनिए, आप ये भीख क्यों मांग रहे हैं? आप दूसरे देशों से क्यों कह रहे हैं कि साहब आप समर्थन कीजिए, हमें वहां पे सदस्यता दिलवाइए? तो मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं मोदी जी को अपनी एक इमेज को, जिस तरह से उन्होंने योगा को वहां करके दिखाया और कह के आए थे पिछले साल, और यूएन ने उसको मान लिया और कर दिया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बना दिया, वो कहीं ना कहीं जो है उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे देखो मैंने करवा लिया। लेकिन भारत को उससे हासिल क्या होगा? अगर आपको वीटो राइट नहीं मिलता है तो आप क्या कर लेंगे वहां जाके? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस बार उनका पूरा फोकस था। और दूसरी बात, जैसे पुष्परंजन जी ने कहा कि अब आप देखिए उन्होंने बड़ी बात कही कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही। उन्होंने पिछली बार आपको याद होगा कि जब अपनी भाषण का शुरुआत उन्होंने कही थी वसुधैव कुटुंबकम से, इस बार उन्होंने अंत किया वसुधैव कुटुंबकम से। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है, और संघों का हाल क्या हो रहा है, देख लीजिए लगातार। क्या वो वसुधैव कुटुंबकम का काम अपने देश में हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, उनको उनका विभाजन किया जा रहा है।
धर्म के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उससे उस तरह से उनका व्यवहार किया जा रहा है। तो आप जो कहते हैं और आप जो कर रहे हैं, दूसरा आप देखिए कि वो आईटी सेक्टर में गए या डिजिटल इंडिया का, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले की बात है, जब गूगल और आपके ईमेल को जो है और तमाम जो आपके व्हाट्सएप को ये कर दिया गया कि 90 दिन तक जो है रखा जाएगा और सरकार जब चाहे तब आपसे मांग सकती है। तो आप कह कुछ रहे हैं, जब आप प्लेटफॉर्म में जाते हैं बड़े बड़े कहते कुछ हैं और आप कर कुछ मतलब आपकी नीतियां कुछ और हैं और बखान कुछ और है। जी हाँ, तो ये एक्सपोजर मुझे लगता है मोदी के भाषण में भी हुआ है। उन्होंने बहुत कुछ बातें कही, लेकिन आप तुरंत देखिए देश में वो क्या कर रहे हैं, तो वहीं ना कहीं मोदी जी का जो खुलासा हो जाता है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। पूरा उनका प्रयास होता है कि अपनी छवि को चमकाना और अपने को एक बहुत बड़ा व्यक्ति के रूप में पेश करना। चंद्रशेखर जी कैसे देख रहे हैं? दो वरिष्ठ पत्रकारों की बातें आपने सुनी है, कैसे देख रहे हैं? गीतांजलि जी, अभी जैसा कि पीयूष जी ने कहा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, पर चूंकि ये अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग यहाँ सुन रहे हैं इनकी बात को। पहली बात मैं ये बताऊं कि जैसे 70 साल पहले जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो संरचना हुई थी उसमें 51 देश थे और उसके हिसाब से 5 लोगों को परमानेंट मेंबर बनाया गया। आज 193 देश हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की जरूरत है। हिंदुस्तान उन 193 देशों में से एक है। लंबे समय से हम लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा सदस्य का स्थायी सदस्य हमको बनना बहुत जरूरी है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, पीयूष जी से भी और हमारे जो पुष्परंजन जी भी बैठे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या अपनी बात को मजबूती से यूनाइटेड नेशंस में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो क्या तरीका होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जो इतने लंबे समय से विदेश की यात्रा कर रहे हैं, वो कोई घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे, वो आज कहीं ना कहीं विश्व में ये महसूस कराने की स्थिति में आए कि देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है, देश की सरकार इतनी मजबूत है। कहा कि वो जरूरी है कि आप अपनी बात को रखें। पूरी बात सुनिए, यूनाइटेड नेशन में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, प्रधानमंत्री इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक एजेंडा तय होता है, सरकार के अंदर बैठे हुए उच्च अधिकारी उस चीज को तय करते हैं और उसी हिसाब से काम हो रहा है। जहां तक बात है कि किन किन बातों को कहा, अब कुटुंबिक की बात अगर इन्होंने पहले ने कही बाद में कह दी तो इससे क्या दिक्कत हुई? नहीं, पहले अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं, ये देश आप वहां जाके कह रहे हैं आज हमारा जो दर्शन है, हमारी फिलॉसफी है, लेकिन आप अपने देश में एक बार मेरे पास देखिए, अभी बात हम लोग कर रहे हैं वहां की। अगर हम बात करना शुरू कर दे जो देश में हो रहा है कितना दुखद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल बकरा ईद मनी और जरा सी कोई बात होती है सेकुलर, तथाकथित सेकुलर की मैं बात करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। कल गाय काटी गई, ऊपर झंडा जलाया गया, एक सिंगल सेकुलर ने कोई बोलने के लिए ताकत नहीं दिखाई कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है। क्या हिंदुस्तान में सो कॉल्ड सेकुलर का ये मत नहीं बनता है कि वो जाकर के ये बोले कश्मीर में गलत हो रहा है? जिस समय कोई आदमी, अगर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति या कहीं से कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए, न चाहते हुए कोई ऐसी बात हो जाए जिसके अंदर तकलीफ ना हो, तो सेकुलर लॉबी एक तरफ खड़ी जाती है ये कहने के लिए कि भारत में गलत सरकार। मैं अपनी बात कह लूं साहब, मैं पूरी बात कह लूं, मुझे दर्द होता है इन सब बातों से। मैं इन बातों को इस मुद्दे पर नहीं उठाना चाहता था क्योंकि ये सही जगह नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल गाय काटी गई, वहां झंडा जलाया गया, एक सिंगल आदमी ने इस बात को जिक्र नहीं किया। क्या आप लोगों का मन नहीं होता कि इस पर बात बोली जाए? क्या आप लोगों का मन नहीं होता कि इसके लिए कहा जाए? आज अगर हम किसी को बोल देते हैं कि आप लोगों को यहां हम बात नहीं करने देंगे पाकिस्तान के लिए, तो हो हल्ला शुरू कर दिया जाता है। अरे भाई, वहां पर क्या बात होनी चाहिए, सरकार क्या कर रही है, उसके अच्छे काम क्या हुए हैं? क्या एक सिंगल काम ऐसा नहीं हुआ जिसपे आप लोग कह सके कि नहीं प्रधानमंत्री ने कैसा काम किया? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज देश का नाम ऊंचा किया है। आज अमीरात की सरकार में बोलता हूं, सऊदी की सरकार अगर आपके संग आगे खड़ी हुई है पहली बार, तो ये प्रधानमंत्री की देन है। उसका वजूद क्या है? नहीं, वजूद की क्या बात होती है? ऐसा नहीं होता, किसी का वजूद नहीं, ये बात गलत है। आज भारत ने, सुनिए मेरी बात को, कहा जाए कि कोशिश तो की गई। आप, मैं आपसे मैं एक बात पूछता हूं, कहना है कि आप भीख क्यों? भीख नहीं है ये, भीख नहीं है, आप अपनी ताकत, ये भीख नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पंत जी, मैं पूरी बात कह लूं। G4 की बैठक हो रही है, आपको जानकारी दे दूं कि G4 का जो गठन हुआ था, आज तक कभी भी हेड ऑफ स्टेट बैठ करके इकट्ठे बैठक नहीं हुई है। आज क्यों महसूस हुआ है G4 को कि कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत को दिखाया है। हम यहां पर बैठ करके ये चर्चा ना करें कि मोदी ने अपनी ताकत को दिखाया है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी, और उन्होंने ये महसूस कराया है कि नहीं, ये G4 में केवल फाइनेंस, वहां के विदेश मंत्री आकर बैठे और एक औपचारिकता पूरी करें, नहीं, उन्होंने हर देश में गए हैं, अपनी बात को रखा। और ये भीख मांगना नहीं है, ये एक तरीका है,
एक तरीका, एक नियम बना हुआ है कि हाँ ठीक है, हम सबको कन्विंस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हम विश्व की इतनी मजबूत शक्ति है। आज हमारे पास सैन्य ताकत की बात करें तो इसमें हम दूसरे तीसरे नंबर पे हम आगे खड़े हो रहे हैं। अगर हम आर्थिक रूप में बात करने के तो हम तो दिखाई दे रहे हैं, हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं मांगेंगे? अगर मान लीजिए, अरे भाई मांगेंगे नहीं, हम बात नहीं, अगर मैं ताकत है, लोग आपको नहीं कोई फॉलो नहीं करता, हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं भाई। 10% अगर उस समय तय हुआ था कि 5 लोग रहेंगे तो आज 10% के हिसाब से 193 में 9 लोग तो वैसे ही बनते हैं। और हमारा अधिकार इसलिए बनता है, अगर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, किसी से मांगूंगा नहीं, तो कैसे मैं अपनी बात रखूंगा? तो इसमें बिल्कुल गलत है ये बात कहना कि नहीं साहब हम भीख मांग रहे हैं, ये गलत शब्द है। तो कुल मिलाकर यहाँ अपनी बात को रखना जरूरी था, जरूरी है, और रखा जा रहा है उसको ठीक तरीके से। बिल्कुल सही तरीका था। मैं आपके पास आती हूँ पुष्परंजन जी, पहले दयाराम त्यागी जी भी, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। त्यागी जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा जो मानना है, ये जो अभी जो सुरक्षा परिषद में जो ये स्थायी मतलब उसका मुद्दा है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये मान लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब जहाँ पे सारे देश इकट्ठे हो रहे हैं, वर्ल्ड की हस्तियां इकट्ठी हो रही हैं, अगर प्रधानमंत्री जी अगर अपनी कोई बात रखते हैं तो हमें उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक देश का एक प्रतिनिधित्व करते हैं वो। लेकिन ये जो स्थायी सदस्यता की बात है, प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो हमारे पत्रकार महोदय अभी उन्होंने कहा था, एक मोदी जी ने अपने आप को एक इस रूप में एक हाईलाइट कर दिया, और वो जो मैं समझता हूँ कि जो उनका इतना उत्साह नहीं था उनके अंदर, एक उसके एक 2 कारण हैं। एक तो आप चाहे पहले भी जैसे अमेरिका गए, वहाँ जितना बड़ा स्वागत, जितना बड़ा वो जिस तरीके से मतलब वो हुआ, तो एक दूसरी एक मोदी जी की जो आकांक्षाएं हैं, मोदी जी जो करना चाहते हैं, वो एक धरातल पे, एक जमीन पे खड़े होकर के उसके ताना बाना नहीं बोल रहे हैं, एक हवाई मतलब जिस तरीके से मतलब कहते हैं। और मेरा ये मानना है, देखिए ये उसी का एक परिणाम है कि वो एक तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन उनका मंत्रिमंडल या उनके पार्टी के सदस्य, चाहे वो आरएसएस के मतलब उसमें है, वो कोई ना कोई एक ऐसा बयान देते हैं जैसे हमें हालांकि ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे मित्र ने एक बात उठाई है कि वो गाय की बात और उसकी बकरीद की बात, तो ये एक अड़चने हैं। ये आप ये देख लिए, जो हमारी एक परंपरा है, जो हम सेकुलर की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जो नींव है, जब ये देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान की जो नींव है वो सेकुलर उस पर एक मतलब टिकी हुई है। और मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जितने आजाद हुए हिंदुस्तान को कितने साल हो गए हैं, और जब भी ये चाहे एनडीए के रूप में जो सरकार बनी, चाहे वो अटल बिहारी जी वाजपेयी के टाइम की बात है उस टाइम, और जो आज मोदी जी की सरकार है उस टाइम से भी एक ज्यादा ये सारे मुद्दे अभी क्यों उठते हैं। अब मैं उसके विस्तार में ना जा करके, चाहे वो गाय के रूप में, चाहे वो कि भाई बकरे का बलि ना दी जाए, अरे भाई हमारा एक, हम ये देखिए हमारा इतना बड़ा लोग, मैंने वो बात नहीं कही, और सबको एक आजादी है, मैंने वो बात नहीं कही, रूप से मनाते हैं। मैंने कहा भारत का झंडा जलाना और उसके साथ में गाय काटना, दोनों को इकट्ठे किया गया है। सर ये मेरा ये कहना है, मैंने आप मेरी बात को मानिए, आपकी बात को मैं केवल ये बात कह रहा हूँ, जो देश का झंडा जलाता है, मैं उसको सिग्नेचर किया है। आप एक ही चीज मानते हैं, वहां के कुक ने आप एक ही चीज मानते हैं, पंत साहब एक ही चीज मानते हैं, क्या आप इस बात को बढ़ावा देते हैं कि झंडा जो जलाया जा रहा सही है? क्या आपको कहना नहीं चाहिए कि इस जगह पे ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन वहां सरकार किसकी है? आपकी तो सरकार है। ये क्या बात हुई? क्या बात है? आपको चर्चा करनी चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। इस बात को आप मानकर चलिए, बीजेपी के साथ आप ही का गठबंधन है, और जिस तरह से बातें आपने की थी उस तरह से कंट्रोल वहां पर बात कर रहा दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि इस पे आपको दुख व्यक्त करना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस समय बोलते समय आपने फिर क्या कहा? मैंने इस बात का जिक्र किया तो आपने क्या कह दिया कि साहब उन्होंने झंडे पे किया था, तो इसका क्या मतलब क्या कि उन्होंने झंडे पे साइन किया इसलिए वो जला दे? नहीं बात होनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आप दूसरे को ये बात कह रहे हैं तो आप अपना भी गिरा बात झांकिए ना, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय झंडा जलाना तो ये मतलब ये राष्ट्र भावनाओं के खिलाफ है। मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, और उसकी हमें देखिए एक झलक देखने को मिलती है। कल जहां अपने प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, और ये टीवी में भी एक बहस का एक मुद्दा रहा, एक जब वो संस्कृत में उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री जी का, अच्छी बात है। मैं उसको देखिए, एक देश के एक प्रधानमंत्री जाते हैं और हमारे देश के वहां पे लोग अगर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा वो हाँ, मैं उसी बात को मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये पता नहीं क्या किस उलझन में है, या इनको एक पता नहीं क्या समझ में नहीं आती। भाई आप एक बात, जैसे ये मोदी जी कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी कहती है
कि कांग्रेस पार्टी को भी विश्वास नहीं हुआ कि हम लोग चुनाव हार गए, हम लोग विपक्ष से बैठे हैं। मैं तो ये कहता हूं, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी को प्लस बीजेपी को अभी तक ये विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सरकार चला रहे हैं। अरे आप वहां जाकर के भी आप कटाक्ष कर रहे हो उसके ऊपर, तो ये कोई देश की कोई अच्छी छवि थोड़ा बनती है इस चीज के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जब से ये सरकार बनी है 1.5 साल से, आप देखा अनाप शनाप मतलब बयान दे रहे हैं, कोई किसी तरीके का। ये एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस तरह के विवादों में जो है पहले भी फंस चुके हैं। इससे गलत मैसेज जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पुष्परंजन जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं थोड़ा राय साहब की बातों में जवाब दे रहा था। जी जी। एक बड़ी भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं, मैंने एक कुशलता उनकी देखी, बहुत अच्छा कुशल प्रबंधन होता है। इशू को कैसे डाइवर्ट करना है, बात हम यूनाइटेड नेशंस ही कर रहे हैं, बात हम कुछ और कर रहे हैं। अब आप गाय ले आए बीच में कि गाय को क्यों काटा गया और झंडा क्यों वहाँ पर। आपके नॉर्थ ईस्ट में भी गाय का वध होता है, या गाय का नहीं, जिसे जरूरी नहीं, और जो विजुअल्स हमने नहीं देखा, आज से अभी आपसे जानकारी मिली कि गाय का वध हुआ वहाँ पर और झंडे जलाए गए। कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। जो इस्लाम में भी विश्वास करता है वो भी इसकी भर्त्सना करता है, खंडन करता है। मैंने बहुत सारे उलेमाओं का बयान भी सुना है। और आपको पशु से सिर्फ गाय ही नहीं, बाकी पशुओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उससे गलत तरीके से वध हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। अब गणेश जी की सवारी चूहा है, चूहे मार दवाई पर प्रतिबंध लगाइए। फिर आप कर्नाटक में कुत्तों को मारने के लिए 500 रुपए दिए। बिल्कुल बिल्कुल, केरल में हुआ है, केरल में हो रहा है। 130 के आप आसपास क्यों नहीं लगभग रोक रहे हैं? कुत्तों को जहर दे दिया पशुओं पर अत्याचार हो रहा है, आप रोकिए फिर। हाँ। क्योंकि ये सवाल फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूछे जाएंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब फिर मैं आ रहा हूँ यूनाइटेड नेशन पर। क्यों पीयूष जी ने कहा कि हम भीख क्यों मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। और ये प्रयास जो विदेश में बाकी जो देश हैं दुनिया के, वो भारत को समर्थन लगातार दे रहे हैं। और ये आज पहली बार कोई मोदी जी समर्थन नहीं मांग रहे हैं, ये प्रयास लगातार हो रहा है। इसलिए जितने प्रधानमंत्री थे, तो इस बात से जहां भी कोई प्रयास नहीं होता है। मैंने बड़े इत्मीनान से राय साहब आपकी बात सुनी, इत्मीनान से मेरा जवाब मैं बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में आपको क्योंकि मैं फिर डिस्टर्ब होऊंगा और आप सुन नहीं पाएंगे। जी बताएं। तो मैं ये कह रहा था कि ये कोई पहली बार मोदी जी समर्थन नहीं मांग रहे हैं। उसके पहले भी तमाम जितने भी प्रधानमंत्री देश में हुए, ये मुहिम लगातार पिछले 10-15 साल 20 साल से चल रहा है समर्थन के लेवल पे। बात यह है कि आप किस तरह का हथियार, ये इसका तो पहले विरोध होना चाहिए कि वीटो पावर के बगैर क्यों हम सदस्य बने, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने की जरूरत क्या है फिर? इसके लिए लामबंदी होनी चाहिए, इसका प्रतिरोध होना चाहिए। चाहे उसके लिए जो लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं, ब्राजील कोशिश कर रहा है, जर्मनी से कोशिश हो रही है, अफ्रीका से कोशिश, जापान से कोशिश हो रही है, तो ये एक मोर्चा बनना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए, ना कि हम झुक जाएं एकदम उनके आगे। जो शक्तियां उनके आगे हम झुक जाएं, क्योंकि अन्याय है। बात वही आ जाती है कि जिस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं उसमें कमी है, उसको बेहतर तरीके से। दूसरा ये कि आप वहां पर एक भावनात्मक भाषण और वसुधैव कुटुंबकम और तमाम चीजें जो आप बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन क्या वाकई जब वहां पर एक पैरामीटर तय होगा? क्यों यूरोपीय संघ में तुर्की को सदस्य नहीं बनाया गया आज तक? इसलिए कि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ, वहां पर मानवाधिकार का हनन सबसे ज्यादा हुआ। तो आपको भी वो सारे पैरामीटर्स आपके भी लागू होते हैं। आप तमाम, आपके यहाँ गरीबी नहीं हट रही, 20 करोड़ लोग भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। अभी अमर्त्य सेन ने रिसेंटली लिखा है कि नेपाल और बांग्लादेश में स्वास्थ्य सुविधाएं, पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम है, वो भारत से ज्यादा डेवलप कर गया वहां पर। वहाँ लोग ज्यादा सुविधाएं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। और देश का इतना, दुनिया का इतना बड़ा अर्थशास्त्री जब ये बात कर रहा है तो उसके पास आंकड़े होंगे, वो तमाम तथ्य होंगे, जाहिर सी बात है। और ये और तमाम डिप्लोमेट देखते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक से लौटूंगी तो फौरन आपके पास ही आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही है, जल्द
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की। कई ऐसी बातें हैं जो इस यात्रा से जुड़ी है और कई उम्मीदें जो हैं वो भी इस यात्रा से जुड़ी हैं, लेकिन क्या उम्मीदें पूरी हो पाएंगी और अपनी जो बातचीत जो वहां पर हो रही है कई ऐसे अहम मुद्दों को लेकर, क्या वो सार्थक होगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर राय, नेता बीजेपी, दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस, पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार, और पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पुष्परंजन जी, ब्रेक से पहले आप अपनी बात रख रहे थे और मैंने आपको बीच में ही रोक दिया। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात को पूरी तरह रखें। जी, मैं दूसरे पक्ष पे भी आ रहा हूँ कि मोदी जी ने कुछ अच्छी बातें भी कही जो बहुत ही सुनने में कानों को बड़ा अच्छा लगता है, सुखद लगता है। सपने दिखने लगते हैं कि देश में बीमारी खत्म हो जाएगी, समानता का अधिकार होगा और तमाम चीजें जो कि यहाँ भी कहते हैं मंचों पर, वहां भी कह रहे थे। जो श्रोता, अंतर्राष्ट्रीय श्रोता सुन रहे थे उन चीजों को, उनको भी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर मैं रियलिटी की बात करूंगा। अभी यूनाइटेड नेशंस में जो चल रहा है सब कुछ, उसमें पाकिस्तान आपके रास्ते में बहुत बड़ा बाधा है। वहां पर मलिहा लोधी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, उन्होंने उसी दिन, कल की बात बता रहा हूं, कि एक उड़ाया है वहां पर और ऑन द रिकॉर्ड पाकिस्तान ने कहा भी कि बॉर्डर पे दीवार बनाई जा रही है ताकि आप किसी भी तरह से इंडिया को ट्रैप करें, वहां पर इंटरनेशनलाइज करें कि आप कश्मीर बॉर्डर पर दीवार क्यों बना रहे हैं, गाजा पट्टी की तरह या दूसरे इलाकों की तरह। दीवार बनाने का सीधा सीधा ये है कि आप एक समझौते के तहत ही दीवार बना सकते हैं, यानी आप कहीं तोड़ रहे हैं चीजों को। भारत को ट्रैप करने की कोशिश हो रही थी वहां पर। कहां तक हम उस ट्रैप से बाहर निकले हैं और हर हाल में पाकिस्तान क्या अड़ा हुआ है कि अर्जेंटीना को यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट दिए जाएं या 2-3 अलग अलग दूसरे तीसरे देशों का नाम पाकिस्तान के डिप्लोमेट वहां पर ले रहे हैं। मोदी जी का जब भाषण चल रहा था उस समय अपने विजुअल्स पे गौर कीजिए, अगर आपके लाइब्रेरी में हो तो निकाल के दोबारा से देख सकती हैं कि हमारे जो डिप्लोमेट बैठे हुए थे, फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हुए थे और उनके साथ के जो लोग बैठे हुए थे, वो सब लोग गपशप में मशगूल थे। 2-3 बार वो विजुअल्स मैंने देखे। उनका अटेंशन होना चाहिए आपके पीएम क्या बोल रहे हैं इस समय देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, नहीं। लेकिन वो लोग, उससे लगता था कि स्क्रिप्ट शायद दे दिया गया। वो स्क्रिप्ट तो मोदी जी नहीं पढ़ रहे थे, सीधा सीधा बोल रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि चलिए वो बोल रहे हैं, हम अपने काम में हम गपशप मारे कि भाई क्या वजह इसकी, क्या ये चीजें जब दिखती हैं तो क्या मैसेज जाता है। ये चीन का कोई शासनाध्यक्ष बोलता है या जर्मनी का कोई शासनाध्यक्ष जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एड्रेस करता है तो उनके डिप्लोमेट का बॉडी लैंग्वेज देखिए और हमारे डिप्लोमेट का बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो उससे जाहिर होगा कि कितने सीरियसनेस है उनमें, कितने सीरियसली ले रहे हैं अपने पीएम को और क्या फील्डिंग वहां पर हो रही है। जैसे अमेरिका कह रहा है कि वो पूरी तरह से समर्थन करेगा स्थायी सदस्यता। अमेरिका ने कब कहा कि हम समर्थन नहीं करेंगे? आप बताइए, ये पहली बार अमेरिका नहीं कह रहा है। अमेरिके जो भी शासनाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं पहले भी, आप देखिए रिकॉर्ड निकाल के, अमेरिका ने कब कहा है कि हम नहीं करते हैं समर्थन। तो क्या लग रहा है, क्या समर्थन कहने की सिर्फ देने की चीन एक बाधा थी, चीन ने भी समर्थन एक तरह से कहा कि कोई, यहाँ सबसे बड़ा कांटा है कि आप किस तरह से आप चाहते हैं कि एक ऐसा मुंह जिसमें दांत ही नहीं हो, आप ऐसे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं जिसमें दांत नहीं हो, बिना दांत का, जैसे कि अभी पीयूष ने भी कहा था कि फिर वीटो सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, और वही नहीं है तो फिर आखिर ये मांग क्यों की जा रही है? आखिर क्या मतलब है कि ऐसे सदस्यता लेने से अच्छा है कि न लें आप सदस्यता। और क्या, बल्कि इससे बायलैटरल रिलेशन में ज्यादा विश्वास होता है। आपके जो पड़ोसी देश हैं, आपके जो अगल बगल के देश हैं, आपके जो क्षेत्रीय देश हैं, उनसे रिश्ते सुधारिए, उनके साथ मिलकर एक ताकत बनिए आप। लेकिन मैं पीयूष जी थोड़ा इस बात को समझना चाहूंगी, जैसे अभी पुष्परंजन जी ने भी कहा कि भाई अमेरिका कब मना कर रहा है, अमेरिका तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है इतना बड़ा देश जब है वो सपोर्ट में भी है, लेकिन उसके बावजूद गीतांजलि जी, मैं आपको बताऊं, जो रिजल्ट है वो निल है। मैं आपको बताऊं, चाइना भी नहीं मना करता है। देखिए, सामने हर कोई देश कहता है करेंगे, ठीक है ना, लेकिन दरअसल ये कि इनको चाहिए भारत से समझौते, व्यापारिक समझौते, इसलिए ये वादे करते हैं। अमेरिका ने भी पहले भी कहा था, लेकिन अभी 15 तारीख को मीटिंग हुई है जिसमें 5 ये बड़े देशों ने कहा है कि हम इसका विस्तार नहीं होने देंगे, और अगर विस्तार होता भी है तो 5 सहमत थे कि वीटो पावर किसी हाल में नहीं दी जाएगी नए सदस्य को। तो अब फिर कहां से, आप तो कहते रहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म में, अमेरिका और दूसरे देशों को भारत की बाजार चाहिए। ये आप समझ लीजिए इस बात को। इसलिए देखिए, मोदी जी के जाने से पहले हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दूसरे देश भारत से सारे इसी ये एक जो है मैं कहूंगा क्या लॉलीपॉप फेंक के
आश्वासन का तमाम सौदे ले रहे हैं और मोदी जी बड़े आसानी से दे रहे हैं उनको। आप देखिए पूरे जो टॉप सीईओ हैं उनके साथ उनकी फोटो आज अखबारों में छपी है। ठीक है, ये सारे लोग कब्जा करने जा रहे हैं आपकी भारत की बाजार को, सिर्फ ये वादे करते हुए कि आपको जो है सदस्यता मिल जाएगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं, चीन ने भी कहा है, चीन ने भी भारत को कहा था, आश्वासन दिया था कि हम जिस देश में जाते हैं ये वो कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सबको जो है भारत की बाजार चाहिए, भारत से व्यापारिक समझौते। लेकिन पीयूष जी, जब इतना मजबूत भारतीय बाजार है तो फिर भारत को आखिर ऐसे बिल्कुल जैसे अभी आपने कहा कि इतनी ज्यादा गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? भारतीय बाजार अगर इतना मजबूत है और सारे देश अगर इस कीमत पे जाते हैं भारत के इस बाजार के चलते आप एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। फिर आप सबसे क्यों कह रहे हैं, मनोबल कर रहे हैं कि भाई आप हमारा सपोर्ट कीजिए, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और वो सपोर्ट आपको क्यों चाहिए? एक साधारण सदस्य बनने के लिए, यानी कि जहां आपका कोई हस्तक्षेप न हो पाए, जहां किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रक्रिया में आप कोई अपनी बात न कह सके, कोई हस्तक्षेप न कर सके, ऐसे सदस्य होने से क्या फायदा आपका? और एक बात देखिए, मैं और बताऊंगा आपको, एक और चल रहा है पूरे खासकर जो है सोशल मीडिया में कि 1950 में नेहरू जी को अमेरिका ने जो है कि ये वही संघ और भाजपा की तरफ से चल रहा है कि एक मौका दिया था कि अब चीन की जगह जो है भारत बन जाए उसका सदस्य, लेकिन नेहरू जी ने चूक कर दी और आज भारत जो महाशक्ति के रूप में एक सदस्य होता वो मौका छूट गया। लेकिन देखिए भारत जो देखिए ये पांचों सदस्य जो बने थे वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थितियां थी उसमें जो विजयी देश थे उसके हिसाब से बने थे। और अगर ताइवान के साथ बेईमानी की गई थी। दूसरा उसमें भारत की जो नेहरू जी ने जो है एक पंचशील का सिद्धांत दिया था जिसमें कि हम शांति के साथ कोएग्जिस्टेंस की बात कही गई, सहअस्तित्व की बात कही गई थी। और उस समय भारत इतना मजबूत भी नहीं था। तीसरी बात ये थी कि अमेरिका और रशिया दोनों ने उनको ऑफर दिया था, रूस ने भी दिया था, सोवियत संघ ने, और अमेरिका ने भी, क्योंकि वो अपने खेमे में रख के भारत का इस्तेमाल करना चाहते थे जब जरूरत पड़े तब, क्योंकि भारत की अपनी कोई वजूद नहीं था, भारत को इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी। तो इसलिए नेहरू जी ने ये सोच समझ के, न तो भारत की उतनी ताकत थी, दूसरा भारत ने यही सिद्धांत रखा था कि हम पंचशील का सिद्धांत है, हम शांति चाहते हैं, हम कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, हम कोई इस तरह की बातें नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने उस मौके को उस ऑफर को ठुकरा दिया था। तो अब ये भी एक चलाया जा रहा है कि देखिए साहब नेहरू जी की पूरी लेगेसी को जो है समाप्त करने की पूरी मुहिम छेड़ दी है भाजपा ने, और मोदी जी गाहे बगाहे ये बातें करते रहते हैं। तो वो ये सब चीजें चल रही। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्यों चाहिए एक सदस्यता जिसमें आपके पास, जैसा कि भूषण जी ने कहा कि आपके मुंह में दांत ही ना हो, तो ऐसा मुंह लेके आप क्या करेंगे? चंद्रशेखर जी, मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ अपने दोनों बड़े भाई जो बैठे हैं मेरे साथ में कि विरोध करना है तो सिर्फ विरोध करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने कहा कि वहां पर बाजार खुला हुआ है और सभी लोगों को बुला करके बात कही है। हाँ, जी। मैं आपसे कहता हूँ 500 फॉर्च्यून कंपनीज के जो सीईओ वहां बैठे हुए थे, 40-45 सीईओ, उनका एक मत था कि साहब आपके यहाँ नौकरशाही का सिस्टम इतना गलत है कि उसके अंदर हम लोगों को काम करने में दिक्कत होती है। ये बात मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूँ, शायद आपको जानकारी होगी। जानकारी है। उसके बावजूद मोदी जी ने कहा कि नहीं, आप हमारे देश में आइए, काम करिए हमारे साथ में, ये जो तकलीफें उसको मैं दूर करूंगा। ये एक विश्वास दिलाया जाता है। बाजार की जब हम बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, अपना समुद्र में जहाज लगाएगी और लेके चली जाएगी। अब हिंदुस्तान वैसा नहीं है। अरे वैसा ही हो रहा है। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए भाई साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं बड़ी शांति से सुन रहा था। पीयूष जी, जवाब बात उसके सुनिए। बाद जी। आज भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अपनी बुद्धिमत्ता से कहीं ना कहीं पूरे विश्व को बता रहा है कि आज अगर हम बात करें कंप्यूटर युग की तो हम लोग बहुत आगे हैं। आज हम सैन्य की बात करें तो बहुत आगे हैं। आज हम युवा की बात करें तो हम लोग बहुत आगे हैं। आज हमारे पास अगर मान लीजिए जनसंख्या कहिए या क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास बाजार बहुत बड़ा है। आज बाजारी तो है हमारे पास। आपने कहा कि साहब वो हेलीकॉप्टर डील कर ली, क्या आपको लगता है कोई ऐसी चीज ले ली कि लेकर के घर में रख देनी है? वो हमारी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सुनिए मेरी बात, हमें रक्षा सौदे क्यों करने हैं? साहब मेरी बात को पूरी सुनिए। नहीं, हमें रक्षा सौदे क्यों करने, ये मैं बता रहा हूँ आपको क्यों कर रहे हैं। मोदी सरकार देखिए, अब आप ये रही है, जब आप मुझे आपने बोला, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि क्यों बोलना चाहिए। अपनी बात पूरा कर लीजिए, पूरी बात को उसके बाद सुनिए। बिल्कुल रक्षा सौदे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जिस तरह से चाइना या दूसरे लोग, आपने देखा ऐसी ऐसी चीजें, मिसाइल्स विकसित करी है जो रडार में नहीं आ रही है। हम लोगों ने जिस हेलीकॉप्टर को लिया है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से मुकाबला करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो डील आज नहीं हुई है, इस डील पे लंबे समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन ये कैसे पूरी हो, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम जाने से पहले क्यों? अरे फिर वही वाली बात, आप सिर्फ कमियां निकालेंगे बाद में क्यों नहीं होगी? अगर मैं इस बात को कहूं कि मुझे सदस्यता के लिए अमेरिका पुश आप करेगा, गलत कह रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, इजाजत दिए तो टोकूं बीच में। नहीं, आप टोकिए। आप
अगर आप मेरी बात ये नहीं जो सुनेंगे तो सौदा टोकिए हुआ आप। है, ये जो अगर सौदा आप हुआ दोनों है- आदमी ने ये तय कर लिया कि नहीं सब नहीं, चर्चा नहीं, को नहीं, बोलने तो आप बोलिए आप लोग। आप ही से पुष्पेंद्र पूछना जी, चाहता हूँ, आपको पुष्पेंद्र जो जी। जानकारी है ना, हाँ। ये जो हेलीकॉप्टर सौदा हुआ है, मोदी जी का एक एजेंडा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम जी। इस हेलीकॉप्टर सौदे में मेक इन इंडिया इन्वॉल्व है मैं आपसे एक जानकारी देना चाहता हूँ जी। कि आपको समझ में आता है कि एक साल के अंदर मेक इन इंडिया ऐसा हो जाए जादू की छड़ी मार के। मैं आपको पिछले आधे घंटे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरी बात इतनी से नहीं सुनने को तैयार हो रहे, मेक इन इंडिया तैयार हो जाएगा। आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बताइए। आप कहते हैं बाजार में किसी को घुसने नहीं देंगे, पैसा आने नहीं देंगे। आज समझिए विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पैसा नहीं है किसी कंट्री के पास। आज लिक्विडिटी के रूप में कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं सब रिसेशन में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मूव नहीं कर रहा है। आज ऐसे अब मेरी बात, अब मैं बहुत गलत बात है भाई, अगर आप मेरे को बोलने नहीं देंगे तो कैसे नहीं, गलत बात है पीयूष भाई जी, बहुत गलत बात है। अगर आप बात नहीं सुनना चाहते, केवल विरोध करना चाहते तो बंद कर दीजिए इसको। आप बिल्कुल अपनी बात मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी करना चाहिए। आप 10 मिनट में बोले हमें, अब ये बात भटक जाती है ना, मैं बात कर रहा हूँ, ये तरीका नहीं डिबेट का, थोड़ा सा वक्त दे देते इट इज नॉट अ राइट वे। चलिए चंद्रशेखर अब मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज निवेश इतना इंपॉर्टेंट है और निवेश को लाने के लिए हम कहां कहां भटक रहे हैं। एज ए बिजनेसमैन जा रहे हैं, एज ए कूटनीतिज्ञ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हिंदुस्तान में पैसा आए, तो पैसा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उनका विश्वास बने। विश्वास कैसे बने? हमारी नीतियों में बदलाव हो। नीतियों में बदलाव कैसे हो? कि उस पर समीक्षा हो कि क्या क्या कमियां थी, हम क्यों नहीं सफल हो पाए, उस पर काम हो रहा है। और जितनी चीजें, जिस तरह से हमारा विश्वास बना है, जिस तरह की ये बैठक हुई, इस बैठक के अंदर जितने सीईओ लोग बैठे थे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि बाजार का, अरे भाई मेरे पास ये चीज है बेचने के लिए, मेरे को पैसा चाहिए। आज चाइना पाकिस्तान पे बेशक हाथ रखता है, लेकिन साथ में ये भी जानता है कि नहीं, अगर मैं भारत को छोड़ता हूं तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस जाता है, मेरा लॉस जाता है। और सबके सब लोग, केवल ये नहीं कि पाकिस्तान को उकसा करके काम कर लें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे कोई दूसरा कंट्री हो, वो जानता है कि भारत के संग अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो कहीं से कहीं व्यापारिक रिश्ते हमारे खराब होते हैं। तो लॉस केवल हम लोगों का नहीं है, वो चाइना का भी है, अमेरिका का भी है। जिन बातों को आपने कहा, जिन कंपनियों से, बड़े बड़े सीईओ कंपनी मैं पूरी बात नहीं कह पाया, जो बात कह गई, बताएं। इतनी लंबा विषय था कि मैं सबका जवाब देना चाह रहा था। जी बताएं। जहां तक इस पॉलिसी का मामला है कि जाकर के हमको किस समय डील करनी चाहिए, आप कहते हैं कि क्या डील इसी समय संभव है, और मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे कोई डील करके कोई फायदा होता है, मेरे को जरूरत है उसकी। आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया क्या संभव है कि आज मुझे जरूरत है कि मुझे बॉर्डर पे ये चीजें चाहिए, मुझे उसकी टेक्नोलॉजी को लेके आना है, यहां प्रोडक्शन खड़ी करनी है, बहुत सी चीजें बैक टू बैक तैयार हो रही हैं, लेकिन जिसकी जरूरत मुझे कल है, कल मेरे संग कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए मुझे आज खरीद के लाना पड़ेगा ना। मेक इंडिया एक पॉलिसी है, वी कैन नॉट मेक इट इन अ ईयर, उसके लिए समय लगेगा। आज जो चीजें बोई जा रही है उसको काटने के लिए एक समय लगेगा, और उस पॉलिसी में बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। आपको लगता है कि जितनी भी कंपनियां इतना समय दे पाएंगी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि विश्वास में लिया गया है, लेकिन थोड़ी सी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, उन नीतियों को बदलने के लिए भी वक्त चाहिए होगा। बिल्कुल काम हो रहा है, इतना जल्दी संभव हो पाएगा? आज पूरे विश्व में आप अगर उसको पढ़े, आप जो ये 40 सीईओ की रिपोर्ट है उसको पढ़े, तो मैक्सिमम लोगों ने आज हिंदुस्तान पे विश्वास जताया है कि हम लोग काम करना चाहते हैं। एक अच्छी जगह है हिंदुस्तान जहां पर काम करके आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर जी, अगर आप किसी कंपनी से कहते हैं कि भारत आपके लिए एक बड़ा व्यापार जगत है, आप आए वहां पर, तो मना कोई डायरेक्ट वे में नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि हाँ, हमने आपका प्रपोजल पूरी तरह सुना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें हम पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन हमें उनको दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए कि वो पक्का हमारे साथ ही आ जाएंगे गीतांजलि जी, और उससे हमें लाभ भी मिल पाएगा। आप कहीं भी किसी भी बिजनेस को देखिए, आप जैसे हांगकांग को देखिए, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये जानकारी जाना जरूरी है, या आप दुबई को जाके देखिए, इन लोगों ने बुनियादी बदलाव किए और वहां पर पैसा आया। आज हमारी सरकारों के अंदर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम पहले से ज्यादा बेहतर करने की दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा है आपसे कि साहब हम आपका लेके चले जाएंगे, हम आपको देंगे नहीं, ऐसा नहीं। उनको जो सरकारी तंत्र के तहत जो परमिशंस और चीजों में प्रॉब्लम्स जिस तरह की आती हैं हमारी नौकरशाही के अंदर, उनको लगता है कि शायद ये नौकरशाही का जो सिलसिला है, परमिशंस लेना देना, बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें डिले होता है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम बदल करके उसको ऐसा कर देंगे, फ्री कर देंगे, हम उसको शॉर्टकट करने की बात कर रहे हैं, हम एक विंडो के अंदर लेके आने की बात कर रहे हैं। और ये बात साल भर पहले भी मोदी जी ने अपनी बातें कही हैं। तो मैं ये सिर्फ इतना मानने के लिए कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए, चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं और एक बार में कई द्वार पे काम हो रहा है। बिजनेस के लिए अलग चाल चल रहा है। चंद्रशेखर जी, मैं उम्मीद करती हूं जो आप कहना चाह रहे थे आपकी बात पूरी हुई। अब मैं पीयूष जी को बिल्कुल मौका देना चाहूंगी क्योंकि वो आपकी बात का जवाब। जी पीयूष जी, देखिए, जो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं वो बात
ठीक है, कुछ हद तक मतलब वो सहूलियत हमें देनी होगी अगर बिजनेस मैन को यहाँ लाना है, इन्वेस्टमेंट लाना है। लेकिन मेरा ये सवाल है सिर्फ कि जो मैंने कहा किस तरह से कब्जा कर लेंगे, आपने जो फोटोग्राफ देखी किस तरह से, क्योंकि देखिए अभी 1 साल में 1.5 साल में मोदी जी ने काफी कुछ चेंजेस किए। आप देखिए पूरा का पूरा जो है श्रम कानून बदल दिया गया, सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा देने के लिए, मजदूरों के हाथ कमजोर करने के लिए। आपने भूमिहीन बिल उन्हीं के लिए किया गया था, वो तो भला हो विपक्षी पार्टियों का जो जमी नहीं और उन्हें होने नहीं दिया। तो मेरा सवाल यही है कि आप किस हद तक उनको सुविधा देंगे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाली बात है, एक्ट की बात है, वहां पे इन कंपनियों ने विरोध किया। ये गलतियां करेंगी। आप यूरेनियम कार्बाइड का मसला दे दीजिए, उन्होंने कंपनसेशन दिया क्या? कंपनियां जो है इसी तरह से वीडियोकॉन का मसला है, ये कंपनियां जो है, ये नोकिया का मसला है, तमाम देखिए जितनी फॉरेन कंपनियां आई हैं यहाँ पे अपने फायदे के लिए चाहती है नियम कानून एकदम डाइल्यूट हो जाए, श्रम कानून एकदम खत्म कर दिए जाए, वो कॉर्पोरेट के पक्ष में हो, इनको टैक्स कम से कम देना पड़े, इनको टैक्स में भारी छूट मिले। तो क्या हम अपने हाथ काट के इनको बुलाएं? क्या ये हमारे लिए उचित रहेगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उचित रहेगा? आज जो क्राइसिस हुई है, अगर उसमें जो है कि जेटली साहब कहते हैं कि हम टिके रहे, तमाम देश गिर गए, चाइना लुढ़क गया, लेकिन हम टिके रहे, क्योंकि ऐसे ही मनमोहन सिंह कहते थे हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, मजबूत है। ये क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि आपने नकेल कसी हुई, अभी भी पूरी छूट इन कंपनियों को नहीं दी हुई है। आपने तमाम कानून अभी रखे हैं जहां नियंत्रण होता है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन आप लगातार उसको छूट दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए जब विदेशी पूंजी आती है तो किसी को नहीं छोड़ती है, ये लूट के चली जाती है। चाइना में आज क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हुआ था, आप देख लीजिए यूरोप में क्या हुआ। ग्रीस नहीं उभर पाया, ग्रीस को सरकार बदलनी पड़ी वहां पे। ये वही है जिस मॉडल को आप लाना चाह रहे हैं, मोदी जी लाना चाह रहे हैं। कोई भी देखिए निर्बाध जो चीज आती है वो अपने शर्तों पे आती है, विदेशी पूंजी अपने शर्तों पे आती है, मुनाफा कमा के। वो नहीं देखते कि हम भारत ने हमको कितना दिया, यहाँ के मजदूरों ने कितना हमारे लिए काम के लिया। वो ये नहीं देखते कि भारत ने हमारे लिए कितनी सुविधा दी, उसको सिर्फ मुनाफा चाहिए। जब उसको लगता है कि अब तो मुनाफा घट रहा है हमारा, आप शेयर मार्केट को देख लीजिए। शेयर मार्केट जिस दिन लगता है कि विदेशी निवेशकों को कि यार यहाँ तो अब जो है पैसा नहीं कमा सकते, हम तुरंत अपना पैसा लेके जाते हैं, मार्केट धड़ाम होती है। तो ये आप ध्यान में रखिए, यही मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नियंत्रण के साथ विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना होगा ताकि आपकी अर्थव्यवस्था बची रहे। आप अपना उदाहरण ले लीजिए, आप देखिए अगर आप अपने सारा कुछ आप कर्ज पे अपना जीवन चलाएंगी तो कर्जदाता तो आपका पूरा खून सींच लेगा, आपका अपना क्या बचेगा? जब तक आप अपनी बचत बचा के नहीं रखेंगी ताकि बुरे समय में काम आए और आप सोचेंगे कर्ज ले लेंगी तो आपका बचेगा क्या? वो तो आपको घर से भी निकाल देगा। कर्ज में आपने घर लिया है, कर्ज में आपने गाड़ी ली है, और ये हो रहा है अमेरिका में, ये हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप निश्चित रूप से बुलाइए विदेशी कंपनियों को, बाजार यहाँ पे बहुत दीजिए, लेकिन अपनी शर्तों पे, उनकी शर्तों पे नहीं, अपनी शर्तों पे, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था को फायदा होना चाहिए, आपके लोगों को फायदा होना चाहिए, आपका देश विपरीत स्थितियों में भी मजबूत बना रहेगा। उसको कोई आंधी जो है आपकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल निढाल न कर दे, आपको बेसुध न कर दे बुरी तरह से। पुष्परंजन देखिए, हमारे साथी चंद्रशेखर जी को लगता है कि जो बात उनके समर्थन में की जाए वो ठीक है, नहीं तो अरे साहब समर्थन में उनको दिक्कत हो रही है, बीजेपी के मित्रों को दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं। देखिए, आप हांगकांग की तुलना कर रहे थे और दुबई से तुलना कर रहे थे, संयुक्त अरब अमीरात से तुलना कर रहे थे। वहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम को वहाँ की सरकार ने डेवलप किया, ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में रखा, उस सिस्टम को अपने तरीके से डेवलप किया। ठीक है, तो आपके इन्वेस्टर्स वहाँ आए। आपको 1 साल होने जा रहा है, 1 साल पहले आपने वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस किया था अमेरिका में, और तब भी ऐसी ही बातें की थी। कॉन्फिडेंस क्या 1 साल के अंदर उस कॉन्फिडेंस को कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? मुझे लगता है कि अब फिर दोबारा से जाके आश्वासन आपको देना पड़ा कि देखिए हम अपने यहाँ सब कुछ ठीक कर देंगे, आपकी जो शिकायतें वो भी दूर होंगी, आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री को? यानी 1 साल में भी आपने उस ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं कर पाया। आज भी वो ब्यूरोक्रेसी उसी ढांचे से चल रही जो कांग्रेस के टाइम में यूपीए 2 तक चली थी। आप अभी तक आपको ब्यूरोक्रेसी पे जो ग्रिप होनी चाहिए, जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो नहीं तय हो पाया अब तक। तो इंडस्ट्री क्यों आए वहां से, अमेरिका से या किसी भी देश से इंडस्ट्री आपके यहाँ क्यों आए? ठीक है, तो आप पहले अपने घर को ठीक कीजिए। आप वायदा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कि आप बताइए कि हमने इस फेज में ये काम खत्म किया है, इस फेज में 1 डोर 1 विंडो अगर हमारे पास सिस्टम है तो उन्होंने पहले ही वादा किया था कि सीधा सीधा पीओएम में आप अप्लाई कीजिए और इंडस्ट्री के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो आज क्या वजह हुई कि आपको ये कहना पड़ा वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को, सीईओज को कि नहीं साहब हम सुधार करने जा रहे हैं? यानी 1 साल में कुछ नहीं हुआ है।
इस छवि को, भारत की इस छवि को कैसे ठीक किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी, मैं चाहती बीजेपी की हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि और एक साल और में- चंद्रशेखर जी से और मैं ऐड कर दूं, अभी इससे पहले जो अमेरिकन डिफेंस डील हुई है उसमें मेक इन इंडिया अटैच नहीं है, वो सीधा सीधा जो सामान है वो बना के देंगे यहाँ पर। इसके पहले भी जो फ्रांस से डील हुई थी उसमें भी ये तय हुआ था कि मेक इन इंडिया हम करेंगे, लेकिन शुरू के जो उनको जो युद्धक विमान देने हैं उसमें मेक इन इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश को। ठीक से उसको पढ़िए, समीक्षा कीजिए, तब बीजेपी के मित्रों को समझ में आया कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, कभी अगले डिस्कशन में हुआ तो मैं जरूर उस आंकड़े के साथ चंद्रशेखर जी, बैठूंगा। अब तो अगर मैं डील पे चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे पास उस आंकड़े भी हैं और मेरे पास पूरी जानकारी है कि वो डील कैसे हुई है, बताइए, लेकिन हमारा ज्ञान बढ़े। वो सही विषय नहीं है कि इस समय आपकी बात करने का। नहीं, एक सिर्फ ये बता देखिए, दीजिए आप कि जिस मेक इन जो इंडिया कहाँ फ्रांस involved है। फ्रांस की बात देखिए, फिर मेरी बात समझिए। मैंने आपसे एक बात कही थी कि आज जिसकी जरूरत है मुझे, कि मुझे आज बॉर्डर पे जिन फ्रांस के जो राफेल की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं हमें जरूरत है, और आज हम मेक इन इंडिया के कौन कह रहा है कि जरूरत नहीं है देश में। दूसरी चीज आप समझिए कि आपने कहा कि पिछले एक साल पहले जो बातें कही गई थी, आपकी मैं जानकारी दे दूं, हिंदुस्तान के अंदर हर देश के इन्वेस्टमेंट यहां पर आई है और काम कर रही है। जब हम लोग एज ए बिजनेस जाते हैं, किसी कम्युनिटी के संग बैठ के बात करते हैं, तो हम दोनों संग बात करते हैं, हम उनकी बात भी सुनते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। ये 40 लोग पूरे वर्ल्ड के नहीं है, ये 40 वो कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में आ रही हैं, उनको एक एड्रेस किया गया है और उनके क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। यही पूरे विश्व का तय करने वाले नहीं है मानक। मैं आपको जानकारी दे दूं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अदर कंट्रीज है, सबके इन्वेस्टर आ रहे हैं। मैं आपको और जानकारी दे दूं, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। चंद्रशेखर जी, ये गलतफहमी कि सिर्फ आपके पास जानकारी है, बाकी लोगों के पास जानकारी नहीं है। नहीं, आप अपडेट करिए ना भाई साहब। वॉलमार्ट जर्मनी में वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट हुआ बड़े पैमाने पर। मैं उस वक्त जर्मनी में ही था और सारा वॉलमार्ट का खेल देखा वहां पर। वहां के जो लेबर लॉ थे उनके मुकाबले वो खड़े नहीं हो पाए, उनको भागना पड़ा जर्मनी छोड़कर। वैसे ही लोग अगर आपके यहाँ आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो स्थिति आप जो क्या है, कीजिएगा? बिल्कुल मैं उस स्थिति- ट्रैक पे बात कर रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल, आप वही हो गुब्बारे जाएगा। मत फुलाइए, आप बिल्कुल। सच्चाई के जी धरातल जी, पे आइए। चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत संक्षेप में मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ सर, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। मैंने जैसा कि आपको कहा कि हिंदुस्तान में जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, हम पहली बार, मैं फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि हिंदुस्तान भीख नहीं मांग रहा है। हिंदुस्तान पिछले 50 सालों से जम करके अपनी बात को रख रहा है कि हमको यूनाइटेड नेशन के अंदर हमको स्थायी लेकिन सदस्य बड़ी बनना हैरानी है। की बात है कि इतने दूसरी सालों बात से सुनिए, भी ये जिस बात समय- नहीं मानी अभी जा रही, पूरी नहीं बात सुनी सुनिए। जा रही है। आज जो बात कर रहे हैं विटो की, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम विटो लगा के अपनी बात को कह सकें। हमारा ये कहना है कि हमको स्थायी सदस्य बनाइए। आपको लगता है कि शायद सिर्फ आप अपनी बात को रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपके हाथ नहीं में नहीं, कुछ हम है, अपनी तो कुछ बात नहीं को किया बहुत जा तरीके सकता। से रख रहे हैं। आज यूनाइटेड नेशंस की जो सेना बनती है या कहीं भी किसी देश में जाना जाता है, उसमें सबसे बड़ी सेना के रूप में हम लोग दिखाई देते हैं। यूनाइटेड नेशन मानता है कि आज हमारी जरूरत है, हम ये नहीं कह रहे कि हमको ही जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद आज यूनाइटेड जितनी नेशन को भी मजबूती भारत से हम जैसे अपनी देश की बात को जरूरत रख है। लें, आखिर क्या वजह है कि ये बात नहीं मानी जा रही इतने सालों से? कौन कह रहा नहीं? इतने सालों से हम प्रयास अरे, करते हैं, प्रयास चल रहा है। हामी भरी जा रही है, लेकिन नहीं माना जा रहा। देखिए, और अगर माना जा रहा है तो एक तरह से मुंह, जैसे पुष्परंजन जी ने भी कहा कि मुंह में दांत नहीं, और फिर उसके बाद ये आपको लगता है कि हम 4 आदमी डिबेट करके पूरे देश का नक्शा बदल देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मेरा नहीं ये है। कहना है, हम यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं उन नहीं, बातों को। भारत की कूटनीति, विदेश नीति ऐसा नहीं कि केवल मोदी जी तय कर रहे हैं या बीजेपी तय कर रही है। भारत की कूटनीति भारत तय करता है और उसके अंदर लंबे समय से हमने कभी नहीं कहा कि ये गलत हो गया, ये गलत नहीं हो गया। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से करें। मोदी जी के आने के बाद, ये सरकार की मजबूती के आने के बाद हमने और बेहतर तरीके से रखा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग स्थायी सदस्य होंगे। चलिए, ये उम्मीद जताई जा सकती है। दयाराम त्यागी जी, बहुत बहुत संक्षेप में सर आपकी प्रतिक्रिया, बहुत संक्षेप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे, मैं इसको कमजोरी कहूंगा या और कॉन्फिडेंट आप इसको कह लो, पहले भी और सरकार रही इनकी और अभी दोबारा भी है। ठीक है। एक तो इनका एक घमंड कह लो आप इसको, ऐसे एक शो करते हैं कि शायद हिंदुस्तान अभी आजाद हुआ है और हम ही सिर्फ इसको संभाल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो आप कह रहे हो जाकर के, जो आपको 1 साल के बाद, अभी जैसे जिक्र चल रहा था कि 1 साल के बाद दोबारा हमें अपनी बात समझाने के लिए जरूरत क्यों पड़ी। आप ये देखना, पहले आप जो कमिटमेंट करके आए हो उस हिसाब से पहले आप माहौल तो बनाओ, आप मैसेज तो दे रहे हैं। अभी पीछे मीटिंग बहुत संक्षेप में सर, बहुत बहुत अभी चलो, एक पीछे मीटिंग थी, उसमें अंबानी जी भी थे और भी थे, आपको भी ध्यान होगा। उसमें मोदी जी ने ये कहा भी आप अपने रिस्क पे करो। आप जब आप इस तरीके के मैसेज देंगे तो जो बाहर की कंपनियां वो कैसे आ जाएंगी? पीयूष जी,
नहीं देखिए, जहां तक यूनाइटेड नेशन में सवाल है, सवाल है तो ठीक है, भारत को उसमें जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जहां की अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे ऐसी, क्योंकि ये 5 देश तय कर चुके हैं कि किसी भी नए सदस्य को जो है वीटो पावर नहीं दी जाएगी और ये इन्हीं की चलती है, अभी तक यही चला रहे हैं और इसीलिए ये कारण है कि भारत को नहीं मिली, जर्मनी को जगह नहीं मिली, जापान बहुत समय से कोशिश कर रहा है, नहीं मिली जगह, जबकि जापान जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो इसके पीछे क्या कारण? बहुत अहम कारण ये है कि ये अपनी दादागिरी देखिए कोई नहीं छोड़ना नहीं चाहता, दादागिरी कोई नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए ये देश नहीं चाहते कोई और देश आए और वो जो इक्वेशन बना हुआ है वो जो है उसको वो डिस्टर्ब करे, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे और भारत को तो कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं भारत का इस्तेमाल किया जाए और उसको लॉलीपॉप दिखा के जो है लगातार, मतलब वो जो पावर हमारे पास है वो भारत को ना दी जाए, बल्कि भारत का उपयोग जो है वो हम निश्चित रूप। पुष्परंजन जी, चंद्रशेखर जी जो बोल रहे थे कि हम 4 लोग बैठ के पूरे देश को नहीं बदल सकते हैं, इनको ध्यान होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जैसा व्यक्ति अकेले पूरी दुनिया को बदल दी, उसने विचारधारा बदल दी, पूरी दुनिया की सोच को बदल दी। इसीलिए एक व्यक्ति भी काफी होता है अपनी सोच के हिसाब से दुनिया को समझाने के लिए, दिशा देने के लिए। बदल रहा है। यूनाइटेड नेशंस में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को भी उनकी भावनाओं को लेकर चलना चाहिए। आप वन मैन शो वहां मत दिखाइए, आप ये मत दिखाइए कि जो हो रहा है वो मोदी जी ही कर रहे हैं। इस भावना को देश में मैसेज जाना चाहिए कि उनके पहले भी जितने प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी से लेके और बाकी दूसरे लोग भी, उनका भी बहुत योगदान रहा उस संस्था को मजबूत करने के लिए, भारत की छवि को मजबूत करने के लिए। इस भावना के साथ अगर देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाता है तो ज्यादा अच्छा लगेगा, देखना ज्यादा सुखकर लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि हमारे जितने भी मेहमान थे सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है इस पर, लेकिन अब देखना यह है कि जो उम्मीद जताई जा रही है क्या वो उम्मीद पूरी होगी। भारत स्थायी सदस्यता चाहता है काफी सालों से, लेकिन क्या अपनी बात को रखने का तरीका सही नहीं है, या फिर ये मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये प्रश्न जो है वो लगातार बने हुए हैं। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज़।